हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। ये आज हम DCCN की प्लेलिस्ट में अपनी नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनकोडिंग टेक्निक्स। उसमें हमने डिजिटल टू डिजिटल डिस्कस किया था। 3 तरीके थे, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग। डिजिटल डेटा है हमारे पास। डिजिटल डेटा मतलब बिट्स के फॉर्मेट में है और हमें उसे एनालॉग यानी कि एनालॉग ग्राफ में कन्वर्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल डेटा को डिजिटल में ही कन्वर्ट किया था। इसमें डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल 3 तरीके, बिल्कुल बेसिक, कॉमन सेंस पे बेस्ड। देखिए, पहला है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। नाम से क्या पता चल रहा है? एम्पलीट्यूड के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए इनपुट सिग्नल है 0 1 1 0 1, ठीक है। सिंपल रूल है, 0 है तो कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, 0 एम्पलीट्यूड। 1 है तो हमें एम्पलीट्यूड देना है। ये हमने सेट कर लिया कि 1 के केस में हम इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे। हर ट्रांसमिशन मीडियम पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग डीमॉड्यूलेटर जो डिकोडर होगा उसी हिसाब से लगेगा, जो कि इस सिग्नल को वापस से डिकोड करेगा। तो 1 मिला तो हमने एम्पलीट्यूड दिया, फिर से 1 मिला हमने सेम एम्पलीट्यूड दिया, 0 मिलते ही एम्पलीट्यूड 0 हो गया, 1 मिला वापस से सेम एम्पलीट्यूड। बिल्कुल बेसिक, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसको कब यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अलग अलग वेज है एनकोडिंग के, हम क्यों करते हैं? इट डिपेंड्स कि हमारा सेंडर कैसा है, रिसीवर कैसा है और ट्रांसमिशन मीडिया कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट है उस मीडिया की जिसमें हमें ये ट्रांसमिट करना है। तो उसके बेसिस पे हम ये एनकोडिंग करते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के केस में हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है इसकी? लेस एक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती हमारी। उसके अलावा बैंडविड्थ भी ये कम यूज़ करता है, लेस बैंडविड्थ इज़ रिक्वायर्ड। बट इसके डिसएडवांटेज भी है। क्या? इट कैन बी नॉइजी। इसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण अनवांटेड सिग्नल्स भी आ सकते हैं। और साथ साथ इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है। तो ये था एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास वही मैसेज सिग्नल है पहले वाला 0 1 1 0 1। तो अब देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा अगर 0 आएगा तो सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल वेवलेंथ देंगे, एक वेवलेंथ देंगे। बट 1 आएगा तो हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, 2 वेवलेंथ्स दी। आप देख सकते हैं 1 आते ही हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। 1 था, सिर्फ फिर से फ्रीक्वेंसी डबल रही। 0 आया तो हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी आई, 1 आते ही डबल फ्रीक्वेंसी। ये हमने सेट किया है। ट्रांसमिशन के मीडियम के हिसाब से हम चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का मतलब है फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे। एडवांटेज क्या है? इसमें नॉइज़ कम होती है एज़ कम्पेयर टू ASK। इसमें SNR बहुत ज़्यादा है। SNR मैंने पढ़ाया था अपनी एक वीडियो में और बताया था सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइज़ कम होनी चाहिए, ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। बट डिसएडवांटेज क्या है? इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? आप देखो, फ्रीक्वेंसी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना है, तो उसके लिए बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए। बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। लास्ट है फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग नाम से पता चल रहा है, फेज यानी एंगल को हम चेंज करेंगे। इसके भी 2 टाइप होते हैं, बाइनरी और क्वाड्रपल। वो सिलेबस में नहीं है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फेज शिफ्ट कीइंग में क्या होता है? जनरल कंसेप्ट क्या है? 0 आया, हमने एक नॉर्मल ग्राफ ले रखा है, अब फेज को चेंज करेंगे। 0 आया, 0 से स्टार्ट किए, ग्राफ चला। बट 0 के बाद 1 आया, मतलब बिट चेंज हुई। तो बिट चेंज होते ही हमने फेज चेंज कर दिया। नॉर्मली ये ग्राफ कैसे ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर नहीं गया, इसका फेज शिफ्ट हो गया और ये नीचे की तरफ गया। यहाँ पे आया, 1 मिला, सेम बिट था, कोई चेंज नहीं था, तो उसने इसी पाथ पे कंटिन्यू किया, अपना फेज चेंज नहीं किया। बट यहाँ पहुँचते ही उसने रियलाइज़ किया 0 चेंज है, बिट में चेंज है, तो उसने क्या किया? फेज चेंज कर दिया। नॉर्मली ये ग्राफ नीचे जाना चाहिए था, बट ग्राफ नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया, फेज चेंज कर दिया, फेज रिवर्स कर दिया। 0 आया, इधर इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उसने देखा 0 से 1 बिट चेंज हो रहा है, तो उसने अगेन अपना फेज चेंज कर दिया। तो फेज शिफ्ट कीइंग में हम फेज को चेंज करेंगे। फ़ायदा क्या है? ये एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ASK एंड FSK, जो पीछे की 2 टेक्निक उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। एरर के कम चांसेस होते हैं इसमें, बट बैंडविड्थ एफिशिएंसी कम है। अगर हमने इसको एक बैंडविड्थ दे रखी है तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसकी एफिशिएंसी कम है। तो डिजिटल टू एनालॉग यही 3 तरीके थे। अब आगे हम नेक्स्ट कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। अभी तक हम 2 एनकोडिंग देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं एनालॉग टू एनालॉग। फिर से बता रहा हूँ, एनकोडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सेंडर, रिसीवर एंड द ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए,
एनालॉग टू एनालॉग कब काम आता है? बैंड पास चैनल में। जो ट्रांसमिशन मीडिया बैंड पास चैनल यूज़ करता है उसमें ये कन्वर्जन करते हैं। बैंड पास चैनल क्या होता है? उसके अंदर एक बैंड पास फिल्टर होता है। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ ही अलाउड होती है उस ट्रांसमिशन मीडिया में, बाकी सबको फिल्टर कर देता है। तो इट फिल्टर्स द अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज। तो उसके लिए हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? बहुत ईजी है। हमारे पास इनपुट है ये वाला एनालॉग सिग्नल, मतलब इस एनालॉग को हमें एनकोड करना है। अब हम क्या करेंगे ना, आप ये देखो, जो ओरिजिनल इनपुट सिग्नल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कम है। तो अगर हम उसको ऐसी रॉ भेज देंगे ट्रांसमिशन मीडिया में तो वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाएगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, एटेन्यूएशन होगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक कैरियर सिग्नल, जो हमारा खुद का एक कैरियर सिग्नल है, उसको लेते हैं और उसके इन दोनों सिग्नल को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करके फाइनली मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना देते हैं। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आप देखो, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कहीं इसके बीच में हमने मॉड्यूलेट कर दिया, एक एनवेलप में बंद कर दिया है, तो इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब हमने मॉड्यूलेशन कर दिया तो रिसीविंग एंड पे डीमॉड्यूलेशन होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस। तो जब रिसीविंग एंड पे ये वाला सिग्नल मिलेगा तो वो डीमॉड्यूलेटर उसको स्प्लिट कर देगा कैरियर सिग्नल में और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, और हमें हमारा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा, जिसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होगा विदाउट एनी लॉस एंड एरर। अब इसके 3 तरीके हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या कहता है कि एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाएगा, फेज और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल था ना हमारा इनपुट, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। तो आप देखो, हमने मर्ज किया और इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है पूरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में। यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम, फिर कम 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 ज़्यादा। तो हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम है। तो जब डीमॉड्यूलेशन होगा तो उस डीमॉड्यूलेटर में हम ऐसा फीड करेंगे कि वो इसमें से ये पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड वाली वेव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फ्रीक्वेंसी और फेज को हमने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, एम्पलीट्यूड और फेज को चेंज नहीं किया है। तो हमने क्या किया, जो ओरिजिनल सिग्नल था उसको कैरियर सिग्नल के साथ मर्ज किया और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करी, बट एम्पलीट्यूड सेम है। आप चेक करो, एम्पलीट्यूड सेम है और फेज चेंज है, कोई भी फेज चेंज नहीं हुआ, तो फेज कांस्टेंट है। तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करी, यहाँ कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम है। तो जब डीमॉड्यूलेशन होगा तो इसका रिवर्स होगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हमें ओरिजिनल सिग्नल हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है फेज मॉड्यूलेशन। फेज में हमने फेज चेंज किया, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो फेज कैसे चेंज हुआ, एक वेव जा रही थी, इस पॉइंट पे हमने फेज चेंज कर दिया, फेज रिवर्स हो गया। ये 90 डिग्री शिफ्ट हुआ, 180 डिग्री शिफ्ट हुआ। हम इसको अलग अलग शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो इसकी भी क्लासिफिकेशन है, बट वो आता नहीं है कहीं, तो इसलिए हम सिंपल फेज मॉड्यूलेशन पढ़ रहे। हमने यहाँ पे फेज चेंज किया, फिर आगे बढ़े, इस पॉइंट पे हमने दोबारा से फेज चेंज किया। तो 2 पॉइंट्स में हमने फेज चेंज किया और इसको ट्रांसफ़र किया। फाइनली जब डीमॉड्यूलेशन होगा तो इस फेज चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें ओरिजिनल सिग्नल हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डीमॉड्यूलेट कर लेंगे। तो ये तरीका था एनालॉग टू एनालॉग। अब हम नेक्स्ट एनकोडिंग डिस्कस करें। अब फाइनली हम अपना लास्ट एनकोडिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एनालॉग टू डिजिटल। मतलब हमें एनालॉग डेटा मिलेगा। एनालॉग डेटा क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट नहीं, 0 1 2 के फॉर्मेट में नहीं, डेसिमल भी हो सकता है, कंटिन्यूस फॉर्मेट में। जैसे कि ये डेटा, ये कंटिन्यूस डेटा है, ये हमें इनपुट मिला है, हमें इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं एनकोडिंग? बार बार मैं कह चुका हूँ, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, या सेंडर किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें एनकोडिंग रिक्वायर्ड होता है। एनालॉग टू डिजिटल हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? यूजिंग अ कोडेक। कोडेक का मतलब है कोडर डिकोडर, इसके थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब एनालॉग टू डिजिटल के 2 तरीके, एक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM, और दूसरा है डेल्टा मॉड्यूलेशन। दोनों हम देखेंगे, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। तो हमें इनपुट है ये ग्राफ, जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया है, ये ग्राफ हमें इनपुट है, एनालॉग डेटा ये हमें मिला हुआ है। हमें इसे कन्वर्ट करना है डिजिटल यानी डिस्क्रीट डेटा में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को कुछ टाइम इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया। वो टाइम इंटरवल बराबर है 1/2b। b का मतलब है बैंडविड्थ। ठीक है, इतने पार्ट्स में मैंने
इस ग्राफ को डिवाइड कर दिया, इतने इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, हर एक इंटरवल पे ग्राफ का इंटरसेक्शन देखा कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो T1 पे हमें 5.6 मिली, T2 पे हमें 9.2 मिली और T3 पे हमें 7.8 मिली। हमने हाइपोथेटिकल केस लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया कि T1 T2 पे हमने मान लिया 5.6, T2 पे हमने मान लिया 9.2 और T3 पे मान लिया 7.8। तो आप देखो इस एनालॉग को हमने पल्स के फॉर्मेट में, एक पल्स है ना, ये पल्स के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें बिट्स में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में। तो हम क्या करेंगे, हमने नोट कर लिया ये वैल्यूज़, मैंने 3 ही वैल्यूज़ लिया, आप हर एक इंटरवल पे वैल्यू लेके कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कहा कि पैम वैल्यू जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो वैल्यू है 5.6, 9.6, 7.8, ये 3 वैल्यू मिली। हमने इसको क्वांटाइज किया। क्वांटाइज में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब 5.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, वो है 5, 9.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 9, 7.8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमने ली 5, 9, 7। उसका बस हमने बिट कोड बना दिया, यानी PCM कोड बना दिया। क्या किया, 5 का बाइनरी क्या होता है, 101, हमने इसको 4 बिट्स में एक्सप्रेस किया, तो 101 के पीछे 0 लगा दिया। 9 का बाइनरी क्या होता है, 1001, वो कोड बन गया। 7 का बाइनरी क्या होता है, 111, उसके पीछे हमने 0 अपेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 4 बिट में चाहिए। तो फाइनली हमें PCM कोड क्या मिला, इसका ये मिला। तो हम डेटा, ये वाला डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने एनालॉग को डिजिटल ऐसे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन देखते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक डेल्टा वैल्यू चूज़ करते हैं, डेल्टा वैल्यू जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर है अभी इनिशियली ओरिजिन पे है, हमें ग्राफ तक पहुंचने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। हम ओरिजिन पे है, ग्राफ को टच करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम डेल्टा से ऊपर जाएंगे, डेल्टा से हम ऊपर चले गए, ठीक है। अब हम ग्राफ के ऊपर आ गए, मतलब हमें ग्राफ के ऊपर नहीं, हमें ग्राफ के जितना पास हो सके उतना रहना है, तभी हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, मैप कर पाएंगे। तो अब हम ऊपर आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने का ट्राई करेंगे। तो नीचे भी हम डेल्टा से ही आएंगे, डेल्टा से नीचे आ गए वापस, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे, ग्राफ हमारा ऊपर है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस डेल्टा से हम ऊपर आएंगे, वापस डेल्टा से हम ऊपर जाएंगे, वापस डेल्टा से ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पहुँचे हम, डेल्टा से नीचे गए, वापस डेल्टा से ऊपर आए, ठीक है। इस पॉइंट पे अब हमें ग्राफ को टच करने के लिए और ऊपर जाना है, तो हम डेल्टा से ऊपर गए, ठीक है। अब ग्राफ को टच करने के लिए और ऊपर जाना है, डेल्टा से ऊपर गए, फिर डेल्टा से ऊपर गए, फिर डेल्टा से ऊपर गए। अब हम ग्राफ के ऊपर आ गए, तो हमें ग्राफ के नीचे आना है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा से नीचे आएंगे, नीचे आ गए। अब ग्राफ के नीचे हैं हम, तो हमें आगे जाना है, तो हम आगे गए, मतलब नीचे गए, हम नीचे गए, डेल्टा से हम नीचे गए। फिर नीचे ही जाना है, ग्राफ हमारे नीचे है, तो हमें वापस डेल्टा से नीचे गए। ग्राफ हमारे नीचे है, हम ऊपर है, हमें डेल्टा से वापस नीचे जाना है। ग्राफ नीचे है, हम ऊपर है, डेल्टा से वापस नीचे जाना है। अब हम नीचे है और ग्राफ है ऊपर, तो डेल्टा से वापस ऊपर जाना है। अब हम ग्राफ के जस्ट ऊपर है, तो हम वापस नीचे आ गए। ग्राफ के नीचे है, डेल्टा से ऊपर, ग्राफ के नीचे है, डेल्टा से ऊपर, ग्राफ के नीचे है, डेल्टा से ऊपर। तो आप ये देखो, एक स्टेप फंक्शन, स्टेप ग्राफ हमें मिल रहा है। तो जब भी हम ग्राफ के नीचे होंगे, हम डेल्टा से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और हम अगर ग्राफ के ऊपर होंगे तो डेल्टा से नीचे स्टेप हम एक लेंगे। तो आप देखो, एक स्टेप ग्राफ मिला, इसी को डेल्टा मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो अब आप कहोगे कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो बाइनरी में कुछ नहीं कन्वर्ट करना, बाइनरी में हमें बस ये देखना है कि जब हम डेल्टा से ऊपर गए, जब भी हमने प्लस डेल्टा किया है, तो प्लस डेल्टा का मतलब है 1 बिट, और माइनस डेल्टा करा है तो उसका मतलब है 0 बिट। तो इनिशियली हम ओरिजिन पे थे, हमें ऊपर जाना पड़ा, इसका मतलब 1। उसके बाद हम डेल्टा से नीचे आए, मतलब 0। फिर हम डेल्टा से ऊपर जाते गए, कितना जाते गए, यहाँ तक हम ऊपर ही गए, तो स्ट्रेट लाइन, 1 पे स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम नीचे आए, कहाँ तक नीचे आए, यहाँ तक नीचे आए, तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। हर एक को आप मैप कर लीजिएगा, तो यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमने क्या किया, एक डेल्टा ऊपर गए, तो एक डेल्टा ऊपर गए। फिर इस पॉइंट पे हम वापस नीचे आए, तो हम वापस नीचे आए। देख रहे हैं आप कैसे मैप हो रहा है। तो जब भी हम डेल्टा से ऊपर जा रहे हैं, तो एक 1 बिट से हम उसको डिनोट करेंगे, और अब जब भी हम डेल्टा से नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो उसको हम 0 बिट से डिनोट करेंगे। तो ये सिंपल डेल्टा मॉड्यूलेशन कन्वर्जन है। पर आप देखो, इस
कन्वर्जन में काफ़ी नॉइज़ आएगी। क्यों? इतने रीजन में हम ग्राफ से काफ़ी दूर थे, हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ को मैप नहीं कर पाए। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन हम जनरली प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, प्रॉपर मैपिंग नहीं हो पाती। तो जनरली हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक अप्रॉक्सीमेट मैपिंग हो पाती है। तो ये बात थी एनालॉग टू डिजिटल। हमने चारों टेक्निक्स डिस्कस कर ली है अपनी वीडियो में। आपको सब कुछ समझ आया होगा, नोट्स भी अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।